नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों हमने शुरू किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फाउंडेशन बैच, और पिछली क्लास में हमने देखा था संविधान सभा को कि संविधान सभा जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके कितने सदस्य थे, कब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देखी थी दोस्तों। और अभी अपने शुरू करने जा रहे हैं भारत में संवैधानिक विकास। यानी भारत में जो संविधान बना तो अचानक से नहीं बना, जैसा हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी, बल्कि एक लंबी प्रोसेस का परिणाम था दोस्तों। तो यहाँ एक बात हमें सबसे पहले समझ लेनी है कि संवैधानिक विकास को अपने दो चरणों में बांट करके देख सकते हैं। एक तो जब कंपनी का शासन था, नंबर एक तो क्या था, कंपनी का शासन था, और उसके बाद में जो हमारा दूसरा होता है शासन ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो हमारे एक्ट बने और कंपनी शासन के अंतर्गत जो हमारे एक्ट बने, उन्हें हमें अच्छे से इस क्लास में डिस्कस करना है दोस्तों। थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, अलग अलग वीडियो में अपने उसको देखने की और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए थे तो वो केवल यहाँ ऐसा सोच के नहीं आए थे कि चलिएगा भारत पे कब्जा कर लेते हैं और भारत पे शासन करते हैं, बल्कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे भारत के अंदर, तो भारत में अंग्रेजों का आगमन एक व्यापारिक कंपनी के रूप में हुआ था। वो किस रूप में आए थे, यहाँ पे एक व्यापारिक कंपनी लेकर के आते हैं दोस्तों, और फिर वो धीरे धीरे यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो जाते हैं। अगर हम बात करें 1599 की, तो 1599 में कुछ एक व्यापारियों ने मिलकर के एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू दी ईस्ट इंडीज। तो ये एक कंपनी की स्थापना की जाती है कुछ एक व्यापारियों के द्वारा 1599 के अंदर। और इस कंपनी को, ये जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी को ब्रिटिश ताज यानी महारानी एलिजाबेथ जो है वो इसे व्यापार करने का अधिकार प्रदान करती है, और कंपनी को जो है एक राजकीय आदेश के द्वारा सुदूर पूर्व यानी फार ईस्ट के अंदर व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है कि इसे ही क्या है, इस बारे में एकाधिकार है। और अगर हम बात करें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को की जाती है दोस्तों। अब कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर अधिकार करना शुरू कर देती है और पूरी तरह से यहाँ पर अधिकार कर भी लेती है दोस्तों। लेकिन हुआ क्या कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो साम्राज्य विस्तार की नीति को चलाते हैं। उनके कार्य बहुत ही ज़्यादा अनीतिपूर्ण थे, अन्यायपूर्ण थे, जातीय भेदभाव को लेकर के थे, धार्मिक असहिष्णुता इनमें हुआ करती थी, और यहाँ तक कि जबरन धर्म परिवर्तन का कार्य भी इनके द्वारा करवाया जा रहा था दोस्तों। तो इतना कुछ होने के बाद में क्या हुआ कि भारतीय जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, और इसी देशव्यापी असंतोष के कारण विदेशी सत्ता के विरुद्ध भारतीयों में एक चेतना जागृत होती है, और वो जो हमारे भारतीय थे वो दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलती है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो भारत का संविधान है वो लागू हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के जो रवैये हुआ करते थे उस समय वो बहुत ही तानाशाही होते थे। भारत से धन निष्कासन भी हो रहा था, इंग्लैंड की कंपनियों के माध्यम से जा भी रहा था। तो इसी कारण से धीरे धीरे यहाँ पर जो है भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। कंपनी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार जो है इस कंपनी पर नियंत्रण लगाने का कार्य शुरू करती है,
और उस नियंत्रण के लिए वो कई प्रकार के कानून बनाती है दोस्तों। और इन्हीं कानूनों के माध्यम से हम समझते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसा अभी हमने बात की थी, इस संवैधानिक विकास को अपने दो कालों में बांट करके पढ़ सकते हैं, एक तो कंपनी काल में और एक ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष काल के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले अपनी बात करेंगे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो भी विकास होता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के काल के अंदर जो हमारा संवैधानिक विकास हुआ उसको अपने समझने का प्रयास करते हैं। 1773 से लेकर के 1858 तक का जो टाइम है वो कंपनी का काल माना जाता है। यही जो है वो विकास कार्य हुआ था, यानी कंपनी के काल के अंदर जो भी एक्ट बने हम इस वीडियो में उनको समझने और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा बात करते हैं सबसे पहले हम ब्रिटिश शासन की। तो ब्रिटिश शासन के इस काल में, ब्रिटिश शासन न कह करके हम इसे कंपनी काल कहें, तो ब्रिटिश शासन वैसे तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही था क्योंकि कंपनी ब्रिटिश शासन की ही थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिकार दिया गया था, लेकिन हम इसे कंपनी का काल मानते हैं। इस काल में ब्रिटिश सरकार ने इस काल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। लेकिन दोस्तों एक्ट कौन पास करता था? ब्रिटिश सरकार ही करती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने इस काल के अंदर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 33 और 53 के शासन पत्र अधिनियम यानी चार्टर एक्ट जो है वो पारित किए थे दोस्तों। तो दोस्तों एक तो रेगुलेटिंग एक्ट है अपने पास में 1773 का, एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है और कुछ हमारे पास में चार्टर एक्ट है जिनको हमें अच्छे से अध्ययन करना है। तो ये अधिनियम जो थे, यही अधिनियम जो है वो कंपनी के शासनकाल में हुए संवैधानिक विकास को रेखांकित करने का कार्य करते हैं। इन्हीं के द्वारा हम इसको समझेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में। दोस्तों वैसे तो रेगुलेटिंग एक्ट यानी जो कंपनी थी उसको रेगुलेट करने के लिए ही बनाए गए थे। अब इसमें मूल बात क्या थी उसको समझ लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्र, जो भारतीय क्षेत्र थे, अधिकृत क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया। तो सबसे पहली बात आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पारित क्यों किया गया, पास क्यों किया गया था? तो इसलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो अधिकृत क्षेत्र थे उनको व्यवस्थित किया जा सके, इसलिए ये अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद में दोस्तों इस अधिनियम में और क्या हुआ? तो इस अधिनियम के अंदर गवर्नर जनरल का पद प्रारंभ किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गवर्नर जनरल का जो पद है वो यहाँ से प्रारंभ किया गया है और इसकी सलाह के लिए एक सलाहकारी परिषद की भी स्थापना की गई। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या हुआ कि इसमें एक गवर्नर जनरल का पद प्रारंभ किया गया। अगर आपसे पूछा जाए गवर्नर जनरल के पद का प्रावधान किस एक्ट में आता है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आता है और इसी की सलाह के लिए एक सलाहकारी परिषद का गठन किया गया। ये इसकी सहायता से कार्य किया करता था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। वारेन हेस्टिंग्स कौन थे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स भारत के, यहाँ अपने कह सकते हैं पहले गवर्नर जनरल का नाम अगर आए तो वारेन हेस्टिंग्स आता है और इसके द्वारा भारतीय प्रांतों के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है दोस्तों। तो नंबर एक बात किस लिए किया गया? जो अधिकृत क्षेत्र थे उनको व्यवस्थित करने के लिए। दूसरी बात कि यहाँ पर कौन सा पद प्रारंभ किया गया? गवर्नर जनरल का पद प्रारंभ किया गया। क्या वो अकेला कार्य करता था? नहीं, उसकी सहायता के लिए एक सलाहकारी परिषद की स्थापना भी की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था तो वारेन हेस्टिंग्स जो है उसे पहला गवर्नर बनाया गया और इसी के द्वारा जो है भारतीय प्रांत जो थे उनके एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों। अब हम इसको थोड़ा और विस्तारित रूप में समझ लेते हैं, एक्ट की विशेषताओं के माध्यम से समझेंगे ताकि सारी चीजें हमें अच्छे से याद हो चुके। दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की। इसमें जो कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पर अधिकृत क्षेत्र थे उनको रेगुलेट करने का, उनको व्यवस्थित करने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल का पद प्रारंभ किया गया। वारेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले गवर्नर जनरल बने थे। अब हम इसको और समझते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये देखना है कि
कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कार्य कर रही थी, जिसको एक व्यापारिक कंपनी के रूप में यहाँ पर फार ईस्ट के अंदर व्यापार करने के लिए भेजा गया था। 1599 में इसकी वहाँ स्थापना होती है और 1600 के अंदर ये भारत में कार्य करना शुरू करती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, जब ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर अंकुश लगाने का या नियंत्रण करने का कार्य किया। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने का ये पहला कदम जो है वो स्वीकार किया जाता है। इस एक्ट के द्वारा ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी जो कंपनी थी वो यहाँ पर प्रशासनिक कार्य भी कर रही थी, राजनीतिक कार्य भी कर रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस एक्ट के द्वारा उनको पहली बार जो है इसके कार्यों को मान्यता प्रदान कर दी गई थी। फिर उसके बाद में देखिएगा, इस एक्ट के द्वारा ही भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। अब सारा अधिकार कंपनी के पास में आ चुका है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक प्रकार से केंद्रीय प्रशासन जो है यहाँ पर शुरू होता है दोस्तों। अब इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, अभी जो अपने गवर्नर जनरल की बात कर रहे थे, तो बंगाल में गवर्नर हुआ करता था। कौन हुआ करता था दोस्तों? बंगाल में गवर्नर हुआ करता था। इस गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर के पद को बढ़ा दिया गया, यहीं से केंद्रीकरण स्टार्ट होता है। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो यहाँ पर बनाया गया, जो कि पहले केवल गवर्नर होता था, अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो अब देखिए, अभी हमने बात भी की थी, कौन सा पद आया? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कौन सी थी? कार्यकारी परिषद थी, जिसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था उसके पद को बढ़ा दिया गया, और इसके अलावा देखिए प्रेसिडेंसी मद्रास थी, बंबई थी, इनके गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया दोस्तों। यानी आप देखिएगा क्या हो रहा है, केंद्रीय एक प्रशासन यहाँ से शुरू होता है, जिसमें बंगाल का जो गवर्नर था उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जाता है, उसे गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया जाता है, और साथ ही साथ जो अन्य प्रेसिडेंसियां थी जिसमें मद्रास और बंबई है, उनको भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, क्योंकि बाकियों का पद तो क्या है दोस्तों? गवर्नर ही है दोस्तों। इससे पहले जो थे ये बंगाल का अपना अलग काम कर रहा था, बंबई का जो है वो अपना अलग काम कर रहा था, मद्रास का गवर्नर जो है वो अपना काम कर रहा था, इनमें कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन अभी सभी को एक छत के नीचे लाया गया, और वो छत थी बंगाल के गवर्नर जनरल की। उम्मीद करता हूँ अभी तक की बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की जाती है। कब की गई थी? 1774 में की जाती है दोस्तों। 1774 के अंदर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी, तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके द्वारा की गई थी, जिसमें एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया, तो कंपनी के जो कर्मचारी थे, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार भी किया करते थे, अपना खुद का व्यापार भी वहां पर किया करते थे, और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत भी लेते थे। तो ये सारा काम जो है इस कंपनी एक्ट के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। यानी अब कर्मचारी अपना खुद का निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, और भारतीय लोगों से वो किसी प्रकार का उपहार या रिश्वत भी नहीं ले सकते थे। इस काम को भी प्रतिबंधित कर दिया गया दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार का एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? कंपनी की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, जिसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया, किसके माध्यम से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी। इसके माध्यम से कंपनी के ऊपर इसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है।
अब इसमें क्या हुआ कि भारत में जो भी राजस्व संबंधी मामले थे, नागरिक संबंधी मामले थे, सैन्य संबंधी मामले थे, उन सभी की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए आवश्यक हो गया था दोस्तों। तो क्या हुआ, गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी उसको बढ़ाया गया, मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी भी उसके नीचे आ गई, कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय भी चालू हो गया, और इस प्रकार से पूरा शासन को चलाने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था। और कंपनी पर जो नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लाया गया, और जो कंपनी थी उसको सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो जाता है इस एक्ट के द्वारा। अब इस एक्ट के बाद में जो अगला एक्ट आता है वो इंपॉर्टेंट एक्ट है अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, अपने पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये समझ लेना होगा कि जो भी एक्ट बनते थे वो तात्कालिक हुआ करते थे, कोई कमियां रह जाती थी तो फिर उसमें सुधार के लिए आगे फिर और एक्ट लाया जाता था दोस्तों। तो 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ये अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। 1784 का एक्ट क्यों लाया गया था, 1773 की कमियों को दूर करने के लिए। वैसे तो 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये क्या है दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781 का 1773 की कमियों को दूर करने के लिए जो एक संशोधित अधिनियम लाया गया था, जिसे अपने एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है जो अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इसे अपने अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ और विस्तार होता है, कुछ नया यहाँ पर किया गया है, वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा संचालक मंडल के अधिकारी जो थे उनमें कमी करके एक नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यहाँ हमें ये याद रखना है दोस्तों, अच्छे से इस बात को समझ लीजिएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो 1773 में आ गए, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आता है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर, इसकी स्थापना की जाती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट इसका रोल रहेगा दोस्तों। और इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल की शक्तियों में और वृद्धि की गई। तो गवर्नर के पद को हमने बढ़ा दिया था, गवर्नर जनरल तक ले आए थे, और इसकी शक्तियों में अब और वृद्धि की जाती है। और वृद्धि करने के साथ साथ प्रांतीय शासनों के लिए केंद्रीय आदेशों की पालना अनिवार्य कर दी जाती है। देखिए क्या हुआ कि जो गवर्नर की हमने शक्तियां बढ़ाई थी, गवर्नर जनरल हमने बनाया था, उसकी शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। और जो प्रांतों में जो शासन है, प्रांतीय शासन के लिए केंद्रीय आदेश जो गवर्नर जनरल थे उसके आदेशों की पालना को अनिवार्य कर दिया गया। वो खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार के प्रतिबंध उनके ऊपर लगाए गए थे दोस्तों। और इस अधिनियम के द्वारा जो शासन व्यवस्था बनी वो थोड़े बहुत संशोधन के साथ 1858 तक चलती रहती है। इसीलिए कहा ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रह जाता है। 1784 का है लेकिन 1858 तक लगभग हमारा यही काम करता रहता है। तो मूलभूत बात यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया जाता है, एक प्रकार से केंद्रीकरण यहाँ पर और किया जाता है दोस्तों। इसकी विशेषताओं के माध्यम से इसे अपने और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो काम हुआ, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे, दो प्रकार के कार्य वो कर रही थी, एक तो राजनीति भी कर रही थी और साथ ही साथ व्यापार भी कर रही थी। तो कंपनी का जो राजनीतिक कार्य हैं और कंपनी का जो वाणिज्यिक कार्य हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया गया, दोनों को अलग अलग बांट दिया गया। यानी एक ही कंपनी जो है वो दो काम तो करेगी लेकिन दोनों को अलग अलग रूप में करेगी। तो यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। कैसे? और अलग अलग करने को ही हम यहाँ पर एक प्रकार से द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ भी मानते हैं। इसके द्वारा क्या हुआ, जो निदेशक मंडल है, जो निदेशक मंडल था उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दी, किंतु राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया था दोस्तों। तो व्यापारिक मामलों के लिए तो निदेशक मंडल जो है वो कार्य कर रहा है,
लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए कौन आ गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या काम करेगा? वो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करता है। तो इस प्रकार से एक रूप में हमें यहाँ द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ मानते हैं दोस्तों। तो क्या यहाँ बड़ा परिवर्तन होता है? कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया जाता है। राजनीतिक कार्यों को करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है दोस्तों। अब इस नियंत्रण बोर्ड को एक प्रकार से पावर थी और बहुत ज़्यादा पावर थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण करे। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसी के पास में राजनीतिक पावर आ गई, यानी सारे नागरिक, सैन्य, सरकार मामले, राजस्व के मामले, उन सभी का अधीक्षण और नियंत्रण करने का कार्य कौन करेगा? वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। बाकी कार्य कंपनी वाणिज्यिक कार्यों के रूप में करती रहेगी। यानी उस कार्य को इस कार्य से अलग कर दिया गया, कंपनी से अलग कर दिया गया है दोस्तों। अब हम समझें कि इस अधिनियम का महत्व क्या है, ये हमारे लिए जानना अनिवार्य क्यों है। ये तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो बड़ा परिवर्तन हुआ, एक तो जो गवर्नर जनरल था उसके शक्तियों को बढ़ाया ही गया, लेकिन यहाँ पर द्वैध शासन एक प्रकार से आ जाता है, क्योंकि दोनों कार्य जो व्यापारिक और वाणिज्यिक कार्य हैं उनको अलग अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ इस अधिनियम के महत्व के रूप में आप देख सकते हैं कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र शब्द जो है वो इसी के अंतर्गत पहली बार आता है। और दूसरी बात, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया जाता है दोस्तों। ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत में कंपनी के कार्यों उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। तो ये यहाँ पर इस अधिनियम का एक बड़ा महत्व अपने देख सकते हैं। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में दोस्तों आगे हम समझने की कोशिश करते हैं अगले एक्ट को। फिर हमारे चार्टर एक्ट स्टार्ट होते हैं, जिसमें 1833 का चार्टर एक्ट है। इससे पहले 1793 का भी था, जो हमारे लिए जानना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। चार्टर एक्ट की बात करें तो 1793, 1813, 1833 और 1853 जो ज़रूरी हैं उनको देख लेते हैं अपने। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं 1833 वाले एक्ट की ही, जो आवश्यक है। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह एक निर्णायक कदम था। यानी जहाँ से केंद्रीयकरण की कील ठोक दी जाती है उसे ही अपने निर्णायक कदम कहते हैं, जहाँ से फिर उस चीज़ को अपना लिया जाता है। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, देखिएगा, अब जब हमने पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, फिर गवर्नर जनरल के शक्तियों को बढ़ाया, और अभी हमने क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं। क्या किया हमने दोस्तों, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और इस गवर्नर जनरल के अंदर नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई। यानी मुख्य प्रशासक जो है वो कौन बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल ही हो गया। और ये गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल वाला ही था, जो पहले गवर्नर था फिर गवर्नर जनरल हुआ, और अब वो क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है दोस्तों। तो यहाँ अच्छा प्रश्न बनता है कि पहला जो गवर्नर जनरल था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो वो है विलियम बेंटिंग। तो कौन है दोस्तों, विलियम बेंटिंग। तो आप इसमें याद रखिएगा, पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो वारेन हेस्टिंग्स आ गया। फिर आपसे पूछा जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो फिर वो क्या आ गया, विलियम बेंटिंग आ गया दोस्तों। तो ये बात कुछ एक फैक्ट हैं, जरूरी है याद रखने हैं। इसमें मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। अब देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जो हमारा बंगाल का गवर्नर था उसे हमने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बना दिया, और मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन थे, लेकिन उनको विधायिका की जो शक्तियां थी वो थी, लेकिन यहाँ पर आकर के उनकी विधायिका शक्तियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी सारे कार्य अब कौन करेगा, भारत का गवर्नर जनरल ही करता है। उसी के पास में सारी नागरिक और सैन्य शक्तियां आ जाती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से उसी की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है और एक प्रकार से केंद्रीयकरण होता जा रहा है दोस्तों। अब भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
यानी जो भारत का गवर्नर जनरल हमने विलियम बेंटिंक को बनाया था, अब वही पूरे भारत के अंदर विधायिका के कार्य करेगा, कोई कानून बना सकता है, सारे अधिकार उसके पास में आ जाते हैं। यहाँ पहले बनाए गए कानूनों को तो नियामक कानून कहा गया, लेकिन इस नए कानून के तहत बने जो कानून उन्हें एक्ट और अधिनियम के नाम से जाना गया। इसके बाद में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और अब ये जो कंपनी थी वो विशुद्ध रूप से क्या बन गया है, एक प्रशासनिक निकाय बन गया है दोस्तों। अब जो व्यापारिक निकाय वाली गतिविधियां थी उसकी वो तो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि उस काम को तो साइड में कर दिया गया और अब ये विशुद्ध रूप से क्या कार्य कर रही है, एक प्रकार से प्रशासनिक कार्य कर रही है और प्रशासनिक निकाय कंपनी बन जाती है। चार्टर एक्ट 1833 में ही सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता के आयोजन को शुरू करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है 1833 के एक्ट के अंदर, चार्टर एक्ट के अंदर। लेकिन ऐसा कहा गया, लेकिन इसमें यह कहा गया था कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान था कि भारतीयों भी कंपनी के जो कार्य हैं, पद हैं, वहां पर रोजगार हासिल कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं था। फिर हम बात कर लेते हैं अगले एक्ट की। अगला हमारा आता है 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ समझते हैं इसको। 1793 से लेकर के 1853 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में ये अंतिम अधिनियम था, ये लास्ट चार्टर एक्ट था दोस्तों। तो यहाँ काफी सुधार भी होते हैं, संवैधानिक विकास की दृष्टि से हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और यहाँ पर पहली बार क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था उसकी जो परिषद थी, परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। हम देखिए गवर्नर जनरल के भी जो कार्य थे वो विधायी कार्य थे और प्रशासनिक कार्य दोनों कर रहा था, तो गवर्नर जनरल के भी विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया गया। पहले वाणिज्यिक और प्रशासनिक हुआ, फिर विधायी और प्रशासनिक कार्यों को, इन दोनों को भी क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। अब इसकी जो परिषद हुआ करती थी इसमें 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। विधान पार्षद मतलब जो विधान बनाने का कार्य करेंगे, अर्थात यहाँ पर जो हुआ गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया। अब ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखो गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को बांट दिया गया है और विधायी कार्यों के लिए एक 6 नए पार्षदों की एक विधान परिषद का गठन किया जाता है, जिसे भारतीय विधान परिषद के नाम से भी जाना गया। सिविल सेवक जो थे और उनके चयन और खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। विशिष्ट सिविल सेवा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई, यानी आईएएस के जो पद हुआ करते थे उस समय के, तो उनको जो है खुली प्रतियोगिता के माध्यम से शुरू करने का प्रयास किया गया। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की गई थी दोस्तों। अब यहाँ पहली बार क्या हुआ कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसमें 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव, 6 में से 4 का जो चुनाव है वो बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया गया था, यानी भारतीयों को भी इन्वॉल्व यहाँ पर किया गया है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा फिर से क्या किया जाना था, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद जो है उसमें 6 नए सदस्यों में से 4 का जो चुनाव है वो बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना निश्चित किया गया दोस्तों। तो ये था हमारा 1784 से हमने इसको शुरू किया था और इसके साथ ही साथ हमने जो चार्टर एक्ट है वो भी सारे के सारे देख लिए हैं। यानी 1773 से लेकर के हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा 1853 तक के एक्ट। 1773 और 1784 के कानून हमने देखे और उसके बाद में हमने 1793 से लेकर के 1853 तक के जो चार्टर एक्ट हैं उनका भी अध्ययन कर लिया हमने। तो ये हमारा संवैधानिक विकास के अंदर हमने देखा किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंदर भारत में संविधान का विकास होता है। इसके बाद में इसका हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जब 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद में 1858 का जो एक्ट आता है और वहाँ पर
कंपनी से जो सत्ता है वो छीन ली जाती है और सीधा जो अधिकार है वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ जाता है और वहीं से सारा जो प्रशासन है वो चलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, पूरा ध्यान से पढ़ा होगा। दोस्तों अगर क्लास आपको सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर में जा करके कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।